हेलो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स वन शॉट में करने वाले हैं। यानी जो 10th के एग्जाम में जितने भी आंसर क्वेश्चन फिजिक्स से बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपने मतलब कि 1 घंटा का चाहे 1.5 घंटा का जो भी है पूरा देख लिया तो फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से एग्जाम में लिख के चले आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक की परिभाषा लिखें। तो आप जानते हैं स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर ये कांस्टेंट होता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में दिए गए युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी अगर अपवर्तनांक का डिफिनेशन आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, साइन आई बटा साइन आर, इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा आर से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कहते हैं बड़ा आर। आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो अगर यहाँ पे फोकस दूरी 10 दिया हो, अगर आर निकालना हो तो 2 गुने 10 कर देंगे, हमारा 20 cm आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है आर निकालना है, इसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 गुने 2 बराबर कितना आ जाएगा? 20 cm हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिएगा लोग, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी चूंकि यहाँ पे पूछा है, आर का मान दे दिया है, कितना है? 20 दे दिया है, 20 cm दे दिया है। अब फोकस दूरी पूछा है तो एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई 2। तो 20 बटा 2 यानी 10 cm होगा। कितना होगा? 10 cm होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दिया हुआ है 10 cm, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। यदि वक्रता त्रिज्या दिया हो तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है, तो आर बटा 2 यानी 20 बटा 2 कितना हो जाएगा? 10 cm हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व एवं न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करिए। देखिए सबसे अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाला कौन है? हीरा है। और सबसे कम घनत्व वाला माध्यम कौन है? वायु है। वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख प्रति मीटर पर सेकंड होती है, और जबकि अपवर्तनांक होता है 0.01। कितना होता है? 0.01। हीरा में प्रकाश की चाल होती है 2.42। यानी सबसे ज्यादा, यानी प्रकाश सबसे कम किसमें प्रवेश करेगा? सबसे धीमी चाल प्रकाश की हीरा में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा है, क्योंकि अपवर्तनांक सबसे अधिक है 2.42 है। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम वायु है। वायु का अपवर्तनांक 0.100, चाहे 3 मान लेते हैं, तो 1.003 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट देखते हैं। उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे। उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखें। उत्तल लेंस आप जानते हैं कि यह कौन लेंस है? यह है उत्तल लेंस। और यह कौन लेंस है? तो यह है अवतल लेंस। कोई दिक्कत?
उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस बीच में क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस के किनारे का भाग पतला होता है, अवतल लेंस के किनारे का भाग क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा आप लोग, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचे, तो उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर कहां पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे, उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान बताएं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका उत्तल लेंस है। देखिए, जब वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु के आकार का ही बनता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, वक्रता केंद्र पर अगर दर्पण में भी रखा जाता था तो वस्तु का प्रतिबिंब सेम आकार का बनता था, समझ रहे ना, और वास्तविक और उल्टा बनता था किसमें, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो यहां पे भी उसी तरह है। उत्तल लेंस में जब वस्तु को हम लोग 2f पर रखते हैं, यहां पे देखिए आप लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि f को हम लोग फोकस दूरी कह लेते हैं इसमें, और 2f को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र लेंस में। इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। तो जब वस्तु को यहाँ पे रखा जाता है तो यहाँ से जो किरण जाती है वह मुड़ के फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है, और वक्रता मतलब कि पॉइंट से जाने वाला रेखा फिर वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाता है, इधर से जाता है और इधर से क्या होता है, रिटर्न। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, और वस्तु का प्रतिबिंब एकदम क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है। तो कहिएगा, जब उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र वस्तु को रखेंगे तो सेम आकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यहाँ पे आप एक पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा यहाँ पे। इसका मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे होता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को बिना छुए उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टिका आपको दे दिया जाए और बिना उसको छूना नहीं है, बिना छुए आपको बता देना है कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है, कौन वृत्ताकार पट्टिका है। तो आप क्या कीजिएगा, सभी को दीवार के सहारे लटका देंगे, सभी को दीवार के सहारे क्या करेंगे, लटका देंगे। माने इस दीवार पर उत्तल लेंस, इस दीवार पर अवतल लेंस, उधर वृत्ताकार पट्टिका, और सामने पिन को आगे पीछे करते हैं। जैसे कि इसके सामने ले जाएंगे, पिन को ऐसे करेंगे, फिर इसके सामने पिन को ऐसे करेंगे, फिर वृत्ताकार पट्टिका के सामने पिन को ऐसे आगे पीछे करेंगे। सामने पिन को आगे पीछे करते हैं। यदि पिन का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बने, यदि पिन का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बने तो वह अवतल लेंस होगा। बताइए, पिन का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बने तो वह कौन लेंस होगा, अवतल लेंस। यदि पिन का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और बड़ा बनता है तो वह, और उल्टा बनता है या छोटा बने तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि पिन का प्रतिबिंब बराबर और सीधा बने तो वह क्या होगा, वृत्ताकार पट्टी होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्या उत्तल दर्पण वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाएगा। उत्तल दर्पण में वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटे आकार का होता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा होता है, प्रतिबिंब पूरी लंबाई का दिखाई देता है, प्रतिबिंब पूरी लंबाई का दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। किसी वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बनना केवल उत्तल दर्पण में संभव है, क्योंकि यह दर्पण पूरे दृश्य की चौड़ाई दिखाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या उत्तल दर्पण पूरी वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब बना पाएगा, तो कहिएगा हाँ।
एकमात्र यही लेंस में संभव है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लोग, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। इसके किनारे का भाग पतला होता है, बीच का भाग मोटा होता है। उसके किनारे का भाग मोटा होता है, बीच का भाग पतला होता है। इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह अपवर्तित किरणों को अभिसरित करता है और यह अपवर्तित किरणों को अपसरित करता है, यानी इसे अभिसारी लेंस कहते हैं और उसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके उल्टा हो जाता है दर्पण में। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी कहते हैं और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइए लोग, एक क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का एक साफ चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताए। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का एक साफ चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताए। तो देखना ध्यान से, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का एक सीधा साफ चित्र खींचना है। सामने रख दो वस्तु को, यह उत्तल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को हम रख दे रहे हैं। इस उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को रख दे रहे हैं, यहां पे वस्तु रख दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, तो क्या होगा, यहां से जो किरणें चलेंगी, देखिए यहां से जो किरणें चलेंगी वो क्या आएंगी, ये सीधे आएंगी यहाँ पे, ये यहाँ पे सीधे आएंगी और फिर सामने वस्तु को रख दिया, यहाँ पे वस्तु रखा गया है, सॉरी वस्तु को कहां पर रखा गया है, सामने वस्तु को रखा गया है। तो यहां से किरणें जाएंगी और वो इससे होकर क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगी और वक्रता केंद्र से होने के जाने वाली किरणें ऐसे, लेकिन ये लगेगा कि ये ऐसे जा रही हैं और ये लगेगा क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, यहाँ पे बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर भागेगी? तो एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी कोई किरण हो, ये वायु है और ये जल है, ठीक है, जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि हम बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं, अचानक हमारे सामने पानी आ जाता है, तो क्या हमारी रफ्तार उतनी ही रहेगी? नहीं, हमारी रफ्तार बिल्कुल कम हो जाती है, यानी हम अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। अब फिर हम पानी से जब निकलते हैं, जब सीधे पर जाते हैं, मतलब जमीन पर जाते हैं, तो रफ्तार क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो उसी तरह प्रकाश के साथ भी होता है। प्रकाश भी एक लड़का है, समझ लीजिए, वो पानी में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और पानी से जैसे निकलता है दूर दूर क्या करता है, भागने लगता है। तो क्वेश्चन यही है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या करेगी, वह मुड़ेगी। अभिलंब की ओर क्या करेगी, वह मुड़ेगी। और फिर जल से निकलेगी और वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। चलिए, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, सही बात है ना, धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। हीरे का अपवर्तन 2.42 है,
इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हमें पता है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकाशीय घनत्व भी सबसे अधिक होगा। इसलिए इसका प्रकाशीय घनत्व भी सबसे अधिक होगा। यानी प्रकाशीय घनत्व का मतलब होता है कि प्रकाश इसमें बहुत धीरे इंटर करेगा, प्रकाश इसमें बहुत धीरे इंटर करेगा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, n बराबर c बाई वी। n बराबर c बाई वी। n को कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अगर ज्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगा। अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब v बराबर होता है c बाई एन। v बराबर क्या होता है? c बाई एन। यदि चाल ज्यादा है तो अपवर्तनांक 100% कम होना चाहिए। चाल ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा और अपवर्तनांक ज्यादा है तो चाल कम होगा। यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, एकदम अपोजिट होता है। चाल ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो चाल कम होगा। तो चूंकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, यानी काफी ज्यादा है, तो चाल इसकी प्रकाश की चाल उसमें काफी कम हो जाएगी। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फाइनल हो गया। चलिए, पेरिस्कोप किसे कहते हैं? देखो, पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। सिंपल में लिख लीजिएगा लोग, पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है। यह जैसे कि मान लीजिए कि कोई सिपाही है ना, जो पर्वत में पठार में छुप गए हैं, उनको देखने के लिए प्रकाश के परावर्तन के जरिए रिफ्लेक्ट करके उनको देखा जाता है। मतलब कि दुश्मनों का पता लगाया जाता है पेरिस्कोप की सहायता से। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, किसी वस्तु से टकरा के आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वास्तविक, मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक। सिंपल बात है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। चलिए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम वाहनों को उत्तल दर्पण में, हम वाहनों के उत्तल दर्पण माने जितना भी साइड मिरर है ना, पश्च दृश्य को हम लोग साइड मिरर कहते हैं। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यह वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा लोग, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति किन किरणों द्वारा ज्ञात की जाती है? तो देखिए, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति निम्नलिखित किरणों द्वारा ज्ञात की जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरण आ रही है तो वह फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणें पुनः प्रकाशीय केंद्र से ही क्या करती है? लौट जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से आ रही है तो प्रकाशीय केंद्र से ही क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। अच्छा, अब मुख्य फोकस से आने वाली किरणें दर्पण के चाहे लेंस के क्या होती है? समानांतर होती है। उल्टा हो जाएगा, अगर दर्पण के समानांतर आ रहा है तो लेंस के समानांतर आया तो मुख्य फोकस से, अब मुख्य फोकस से आ रहा है तो दर्पण के समानांतर, प्रकाशीय केंद्र से आ रहा है तो प्रकाशीय केंद्र से हुई होकर गुजरेगा ना। तीनों चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मुख्य समानांतर आ रही किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसका उल्टा 3 नंबर दिया है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर होगी। तीसरा, प्रकाशीय केंद्र से होने वाली प्रकाशीय केंद्र से ही होकर गुजरेगी। इधर है क्या? चलिए नेक्स्ट, प्रतिबिंब किसे कहते हैं हम लोग देख लिए हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये सब चीजें आपको देख लिए हैं। चलिए, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। आप बताइए, हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, है ना। हेडलाइट में आगे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना।
और फर्स्ट दृश्य में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेविंग दर्पण सेविंग दर्पण अवतल जबकि चालक दर्पण उत्तल क्यों होते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में किरण आरेख खींचिए। तो हम लोग जानते हैं हयांती दर्पण के रूप में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि और उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण पर है जो कि उत्तल लेंस के बारे में है क्या? उत्तल दर्पण के बारे में है। सेविंग दर्पण अवतल जबकि चालक दर्पण और साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, अवतल लेंस किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? अथवा अवतल लेंस कौन कौन से प्रकार का होता है? तो देखो अवतल यह लेंस बीच में पतले होते हैं तथा किनारों पर क्या होते हैं? मोटे होते हैं और प्रकाश की किरणों को अभिसरित करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, उभया अवतल, समतला अवतल और उत्तला अवतल, तीन प्रकार के होते हैं। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोग लिखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवतल दर्पण के दो उपयोग, अवतल दर्पण का दो उपयोग कहाँ का है? एक होता है दाढ़ी बनाने के, दाढ़ी यानी हजामती दर्पण के रूप में, और दूसरा होता है सौर कुकर में। एक नंबर कहाँ पे होता है? हजामती दर्पण में, और दूसरा होता है सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में, और सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश के बड़े क्षेत्र को फैलाने हेतु। कहाँ कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में, और सड़कों पर जो लाइट लगती है उसको फैलाने में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या कारण है कि पानी भरे टब में तल पर रखा सिक्का हमें ऊंचा दिखाई देता है? आप लोग पढ़े रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें पानी में रखा हुआ सिक्का क्या होता है? उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना। तो यही कारण है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार है? उसी तरह उत्तल लेंस किनारे का भाग पतला होता है, बीच का भाग मोटा होता है ना। उत्तल लेंस के रूप उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल होता है। तीन प्रकार का ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपको किरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। किरोसिन, माटी का तेल, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। इनमें किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? आप बताइए। ये देखो, जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33 होता है। ठीक है ना, अरे हाँ या ना। इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश की चाल इसमें होगी क्योंकि इसका अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.44। जिसका अपवर्तनांक जितना कम रहेगा प्रकाश की चाल उतना ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले सबसे प्रकाश की चाल इसमें ज्यादा रहेगी, उसके बाद इसमें रहेगी। सबसे कम प्रकाश की चाल तारपीन के तेल में रहेगी। सबसे कम प्रकाश की चाल किस में रहेगी? तारपीन के तेल में रहेगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक होता है 1.47। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? 1.33 किसमें? जल में। सबसे तेज प्रकाश की चाल किसमें होती है? वायु में, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक होता है 1.00 है ना, करके 3। चलिए आगे देखिए, अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। V बराबर C बाई N, और N बराबर V बाई क्या होता है? C बाई V हो जाता है। N बराबर क्या हो जाएगा? C बाई V। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखो, अपसारी, पसारने का मतलब पसार देना। किसी चीज को गेहूं सूखा के पसारते हैं ना, गेहूं सूखा के पसारते हैं तो
अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह उसे एक बिंदु पर केंद्रित न करके उसे सभी भागों में क्या करता है, फैला देता है। सिंपल में लिख लीजिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण को वह चारों तरफ क्या होता है, फैला देता है, इसीलिए इसे पसारी कहते हैं, पसार देता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए ये है उत्तल लेंस, इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी ना बबुआ, तो इसे एक बिंदु पर क्या करेगा, यह केंद्रित कर देगा, यहाँ पे केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है ना, तो ऐसे जाएगी ना, तो इसको ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, इसको ऐसे फैला देगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा होता है दर्पण। इसका उल्टा क्या होता है, दर्पण। जैसे कि अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, तो उसमें उत्तल दर्पण को अपसारी कहेंगे। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं तो उसमें क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे, और अवतल दर्पण को क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। उल्टा होता है, दर्पण का उल्टा किसमें होता है, लेंस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये लो, ये तो फैला रहा है, देखना ध्यान से। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे जब बिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। देखो ध्यान से, अब मात्र एक लास्ट कंडीशन होता है, आपको बताए थे कि जो ये अवतल दर्पण होता है इसका लास्ट कंडीशन यही होता है, एफ और पी के बीच कोई वस्तु रहती है, यहाँ पे लास्ट कंडीशन होता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें काल्पनिक बनता है, यहाँ से प्रकाश किरणें जाती हैं, है ना, तो ये क्या होती हैं, ये फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे बन आ रही है, ठीक है ना। और सी से जाने वाली किरणें सी से, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है, वस्तु के इधर बनता हुआ प्रतिबिंब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहां से जो किरण जा रही है, यहां से जो किरण जा रही है, यहां से जो किरण जा रही है वो क्या होगी, फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, फोकस से, लेकिन लगेगा कि यह कहां पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। और फिर वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र से लौट के चली जाएंगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुवी के बीच हो। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, तो कहिएगा कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहिएगा कि दर्पण के समानांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उसका मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के समानांतर जाने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे उसका क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर एक ऐसा बिंदु जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। सुनो, ये क्वेश्चन 5 नंबर में कहीं आ सकता है, कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, नामांकित किरण आरेख खींचे। प्रिज्म से होकर, तो देखो ये प्रिज्म बना दो, ये प्रिज्म बना दो, और यहां से प्रकाश की किरणें गई, प्रकाश की किरणें गई, इसको जाना चाहिए था, है ना, और ये यहां से ये सीधे इस किरण का विचलन कोण हो जाएगा, यहाँ पे ये विचलन कोण है, और यहाँ पे निर्गत किरण है, चूंकि जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे होकर जाएगी। क्यों ऐसे होकर जाएगी, क्योंकि ये प्रिज्म क्या होता है, सघन माध्यम होता है। प्रिज्म क्या होता है, सघन माध्यम होता है। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर क्या करेगी, मुड़ जाएगी, और यहाँ पे कोण बनाएगी, है ना, जिसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं, और इसको कहते हैं निर्गत किरण। और ये सब आप लोग देख सकते हैं, तो ये इसका चित्र है, प्रकाश अपवर्तन का नामांकित चित्र। तो एक किरण बना दीजिएगा ऐसे, एक किरण बना दीजिएगा, एक आपको प्रिज्म बना दीजिएगा। प्रकाश सीधे जा रहा है,
लेकिन प्रकाश सीधे जाएगा नहीं, क्योंकि ये प्रिज्म जो है ना, यह सघन माध्यम है ना, रेयर मीडियम है, तो यहाँ से यह इधर मुड़ जाएगा, तो ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। ठीक है ना, तो ये एक चित्र बना दीजिएगा, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाना हो तो ऐसे आप इसको बना दीजिएगा। ठीक है ना, ये चित्र को दिमाग में रख लीजिए, चित्र को दिमाग में रख लीजिए। चलिए समझिएगा इसको। जब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को एस ओ के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख खींचे। तो ये एस ओ बता रहा है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि वस्तु को अनंत पे रख दिया गया, अनंत पे वस्तु को रख दिया गया, यहाँ पे बी पॉइंट पर रख दिया गया। यहां से किरण आरेख अगर खींचिएगा यार, ठीक ठीक है, इसको आपको मैं ये सब प्रतिबिंब निर्माण वाला अलग चीज है। उसी तरह है, उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी इसलिए कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर पड़ती है तो उसे एक बिंदु पर क्या करता है, अभिसरित कर देता है, और अवतल लेंस को क्या कहता है, अपसारी कहते हैं, पसार देता है, और ये एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। जो एक बिंदु पर अभिसरित करेगा उसे अभिसारी, और जो फैला देगा उसे अपसारी, पसारना। पसारी मतलब कि गेहूं पसार दिया जाता है ना, तो अपसारी हो जाता है। चले यहां पे देखिए, सुनिएगा ये क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसका एक एग्जांपल दे। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि आला जो लगाते हैं वो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना, पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना, पेरिस्कोप, आला परावर्तन, और मृग 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 मर्चिका, ये जानते हैं ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक एग्जांपल है। कोलतार की सड़कों पर पानी का भरम किसका एग्जांपल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखते हैं ना हम लोग सड़क पे बहुत दूर गर्मी के दिन में देखते हैं तो लगता है कि पानी है, फिर वहां पे जाते हैं तो पानी नहीं रहता है। तो कोलतार की सड़कों पर पानी का भरम, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मर्चिका, रेगिस्तान में मृग को लगता है कि आगे पानी है ना, लेकिन वहां पे जाती है तो पानी नहीं होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं मृग मर्चिका के नाम से। ठीक है ना, तो एक प्रकार का यह क्या है, भ्रम है, यह प्रकाश का सब क्या है, अपवर्तन है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो आप कहिएगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से कर रहा है कि जब प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो दो माध्यमों के बीच परिसीमा में जो परावर्तन होता है उसे आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। यानी सिंपल लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, या विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, लेकिन जब अपवर्तन 90 डिग्री के एंगल पे होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिससे छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अरे सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है, मतलब कि छोटे छोटे चीजों का बहुत बड़ा बड़ा चित्र दिखाई दे, उसे क्या कहेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। सुनो, यदि अवतल दर्पण की सहायता से धूप में कागज के टुकड़े को जलाना चाहे तो टुकड़े को दर्पण के सामने कहां पे रखेंगे, दर्पण के सामने कहां पे रखेंगे। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो उसे एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित कर देता है। यही कारण है कि कागज क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है ना, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती है। एक अच्छे अवतल दर्पण द्वारा इन किरणों को तथा इन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरणों को एक साथ बिंदु पर अपसरित किया जा सकता है।
सुनो लो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस विचलित होने की घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण है ना किसी एक माध्यम में है ना जाती है और टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के भी दो नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? अचर होता है। म्यू इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर। प्रकाश के ये दो, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है ना, समझ रहे ना? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम याद रखिएगा लोग। वास्तविक और आभासी गहराई के संबंध में अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ये आएगा भी नहीं, कांच की झिल्ली आएगी भी नहीं है। जो जो इंपोर्टेंट है उसको मैं बताते जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सब अब यहाँ पे नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। चलिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में देख लेते हैं। हाँ? ठीक है, चलो हटा दो तो उसको। तुम लोग कुछ निकाल के पढ़ का नहीं रही है।